Good morning, students. Today in this video, we are going to learn the poem A Grain of Sand. And this poem is written by the poet Tabish Khair. Here you can see it is written by Tabish Khair. Let's read first something about Tabish Khair, the poet. He is an English author and a professor in the University of Aarhus, Denmark. इंडियन इंग्लिश ऑथर रह चुके हैं, प्रोफेसर भी हैं और ये अभी भी हैं. ही वॉज बोर्न इन रांची एंड ग्रू अप इन हिज होम टाउन गया, बिहार. इनका जन्म तो रांची में हुआ और ये अपने होम टाउन में ही बड़े हुए, वहाँ पर ही इनका पालन पोषण हुआ. खैर इज द ऑथर ऑफ मैनी बुक्स इंक्लूडिंग द पोएट्री कलेक्शन वेल पैरेलल लाइन्स मीट एंड द नॉवेल्स. ओके, तो दिस द पोएट इज very representative. Now, a grain of sand. Before learning the poem, we should know what does the poet want to say in this poem. In this poem, A Grain of Sand, the poet talks about the precious childhood that everyone has experienced once in his life. मतलब हम सब जो अपना चाइल्डहुड स्पेंड करते हैं उसकी प्रीशियसनेस, उसकी इम्पोर्टेंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं. It also explains, the poem also explains that without people to give meaning to inanimate objects, they would not be important. He says that memory is the most precious thing of all, and that is what we human being fear of losing the most. अब पोएट इसमें कहते हैं कि जो हमारी यादें होती है, हमारी मेमोरीज होती हैं, सबसे ज़्यादा प्रीशियस थिंग्स होती है हमारी लाइफ में और हमेशा हमें उनका डर रहता है उनको खोने का. तो इधर इस पोयम में भी पोएट जो है अपने बच्चों की कुछ मेमोरीज को संभाल के रखते हैं. ही कीप्स देम विद हिम एंड he discuss all the things that his children collects, and he discusses about the memories of these things. Let's read the poem stanza wise first. Look what we found, my children said, unfolding fist into a gift of cork, pin, caption, pebble, shred, the proof that loving eyes can sift the common silk for hidden gold. Those glimmering we lose with age as prices tag the story told, and what is lost fills us with rage. Here the poet says, the poet's children came up to him. अब जो poet हैं उनके जो बच्चे हैं उनके पास आते हैं to show him what they had found. उन्हें कुछ मिलता है सैंड में, यानी मिट्टी के अंदर उन्हें कुछ मिलता है और वो उसके पास आते हैं पोएट के पास. अनफोल्डिंग फिस्ट इनटू ए गिफ्ट, देयर फिंगर्स वर फोल्डेड इनटू फिस्ट, यानी उन्होंने अपने हाथों से फिस्ट बना रखी थी, मुट्ठी बना रखी थी. विद समथिंग हिडन इन दैम, और कुछ छुपा रखा था उनके अंदर. दे ओपन देयर फिस्ट एंड शोड देयर फादर द गिफ्ट्स दे हैड देयर. अब जो पोएट के बच्चे होते हैं वो अपनी मुट्ठी खोलते हैं और वो सारे गिफ्ट्स दिखाते हैं जो उनको मिलते हैं. अब वो गिफ्ट्स कुछ नहीं थे, कुछ पेन, कुछ पेबल, कुछ श्रेड, वही जो मिट्टी के अंदर मिलता है हमें. द प्रूफ दैट लविंग आइज कैन सिफ्ट द कॉमन सिल्ट फॉर हिडन गोल्ड. सिफ्ट मीन्स हेयर चेंज. द पोएट सेज कि दीज गिफ्ट्स वर नथिंग बट कॉक्स, पिन्स, अ प्रेटी पेबल और अ बिट ऑफ समथिंग. द पोएट थॉट they were precious items. पोएट के अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं. This to the poet was proof that when you love someone, your eyesight gets stronger. अब पोएट कहते हैं ये इस बात का प्रूफ है कि अगर हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा लव करते हैं तो हम उस कॉमन सी चीज़ को भी गोल्ड में चेंज कर देते हैं. हमारे लिए उस चीज़ की इतनी इंपॉर्टेंस बन जाती है. So you can look through common sand looking for precious objects hidden there. अब बच्चों के लिए तो वही जो छोटी छोटी चीज़ें उन्हें मिट्टी में मिलती है वो उनके लिए प्रीशियस चीज़ें बन जाती है, गोल्ड की तरह कीमती होती हैं. Those glimmering we lose with age. Glimmering means it is given here small signs और symbol. ये छोटी छोटी जो symbols होते हैं, हम जो memories होती हैं, जो कीमती चीज़ें लगती हैं हमें, हम उनको अपनी एज के साथ साथ खो देते हैं. एज प्राइस इज टैग्ड, क्योंकि हम हर चीज़ के साथ उसकी कीमत को टैग कर देते हैं जब आप बड़े होते हैं.
द स्टोरी टोल्ड, अब ये हमें यही बताती है। एंड व्हाट इज लॉस्ट फिल्स अस विद रेज। तो पोएट सेज ही थिंक्स दैट दीज ऑब्जेक्ट्स आर एज प्रीशियस एज गोल्ड। एज वी ग्रू ओल्डर, जब हम बड़े होते हैं, वी लूज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड फाइंड दीज ट्रेजर्स इन कॉमन सिल्ट। कि जब हम बड़े होते हैं, हम कॉमन सी चीज़ों में वो प्रीशियसनेस ढूंढना बंद कर देते हैं, हम उनकी कीमत को पहचानना भूल जाते हैं। वी बिगिन टू पुट अ प्राइज ऑन एवरीथिंग वी फाइंड। हम हर चीज़ पर प्राइज लगा देते हैं कि ये इतने की है, ये इतने की है। यू गिव ईच ऑब्जेक्ट डिफरेंट टैग्स डिपेंडिंग ऑन देयर कॉस्ट। और हर चीज़ पर हम एक तरह से टैग लगा देते हैं उनकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग। एंड वेन वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट, then you cannot appreciate a gift for the thoughts and emotions that are attached to it। और एक बार जब हम ये सब करना सीख जाते हैं, हर चीज़ के साथ प्राइस का टैग लगा देते हैं, तो फिर हमारे जो उस गिफ्ट के साथ इमोशंस और थॉट्स होते हैं, वो हम उनको फील नहीं कर पाते। और वंस जब ये ऐसा हो जाता है, देन यू आर ओनली फुल ऑफ ग्रेट एंगर, देर इज़ नो रूम फॉर एनीथिंग एल्स। जब हम सब ये सब कुछ कर देते हैं, हम सब ये इमोशंस, थॉट्स, हैप्पीनेस, प्रीशियसनेस में खो देते हैं, हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ गुस्सा रह जाता है। रेज मीन्स एंगर। तो आई होप आपको क्लियर होगा। लुक व्हाट वी फाउंड, माय चिल्ड्रन सेड। पोइट के जो बच्चे हैं उसके पास आते हैं, दिखाते हैं कि देखो हमें क्या मिला है। अनफोल्डिंग फिस्ट इनटू ए गिफ्ट, और अपनी हाथ की मुट्ठी को खोलते हैं और गिफ्ट दिखाते हैं। अब वो गिफ्ट क्या थे? मिट्टी के अंदर मिले कॉक, पिन, कैप्शन, पेबल, श्रेड। और ये इस बात का प्रूफ है कि जब हम किसी चीज़ से लव करते हैं, तो हम एक कॉमन चीज़ को एक गोल्ड में चेंज कर देते हैं। वो हमारे लिए गोल्ड जैसी कीमती होती है। दोज ग्लिमरिंग वी लूज विद एज। और ये रिकॉग्नाइजेशन, ये हमारे छोटे छोटे सिंबल्स हैं, हम एज के साथ खो देते हैं, क्योंकि हम हर चीज़ के साथ प्राइस को टैग कर देते हैं। द स्टोरी टोल्ड एंड वट इज लॉस्ट फिल्स अस विद रेज। और जब हम ये सब चीज़ें खो देते हैं, तो हमारे अंदर सिर्फ गुस्सा रह जाता है। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड स्टैंजा। I hoard your findings, daughter, son, each little treasure you have named and piled on my desk one by one. Here the poet says, I hoard your findings. Hoard your finding means, you can see here, hoard your finding means store objects valuable to one in a secret place. यानी हर चीज़ को संभाल के रखना। पोएट कहते हैं कि अपने डॉटर और सन से कि मैंने तुम्हारी हर उस चीज़ को संभाल के रखा है। ईच लिटिल ट्रेजर यू हैव नेम्ड, जो खजाना तुमने ढूंढा है। अब खजाना, ट्रेजर किसको बोला गया है? जो उन्हें मिट्टी में चीज़ें मिलती थी, वो बड़े उसको बहुत कीमत देते थे, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। एंड पाइल्ड ऑन माई डेस्क वन बाय वन, और जो तुम ढूंढ कर लाते थे और मेरे डेस्क पर आकर उनको रख देते, ढेर लगा देते थे। ओनली लाइक दिस द वर्ल्ड इज क्लेम्ड। और इस तरीके से तुम पूरे वर्ल्ड को अपना बना लेते थे। इट्स नॉट इनफ टू फाइंड एंड होल्ड, वन नीड्स टू लर्न द आर्ट टू कीप व्हाट इज फाउंड एज इफ इट वाज गोल्ड। अब ये इतना आसान नहीं है कि किसी चीज़ को पाना और उसको संभाल के रखना। हर किसी को ये आर्ट सीखनी चाहिए कि जो भी हमें मिला है वो एक गोल्ड की तरह कीमत होती है उसकी। Now here the poet assures his daughter and son that he keeps all the things that they have found safe. The poet's children have found several treasures and have always brought them to him, lying each of them on his desk. They have then told him what each of these treasure is. The poet says he has all of them with him. This naming of the gifts is one way of claiming the world, that is, of making the world your own. We cannot own the world simply by finding it and holding it. We need to hoard it and name every part of it. Okay. We also need to appreciate each gift as if it were made of gold. This imagination, the poet says, can only happen when you love the person who gave you the gift, or if you trust them completely. Both love or faith, the poet says, are emotions which require a leap of trust. Here the poet says कि हर चीज़ को गोल्ड की तरह कीमत देना आसान नहीं है। ये तभी हो सकता है, इट्स लव और फेथ, इट्स अ लीप विदाउट विच ऑल इज ड्रॉप्ड एंड लॉस्ट। कि अगर तुम उस पर्सन से बहुत प्यार करते हो जिसने तुम्हें गिफ्ट दिया है, तुम उसके इमोशंस को समझ सकते हो, तभी ये पॉसिबल है। इन द नेक्स्ट लाइन पोएट सेज, without which all is dropped and lost, on hard
inhospitable grounds. Hard in inhospitable ground, unfriendly places where it is difficult to stay or live. अब पोइट कहते हैं अगर if we lose faith, we will not be able to treasure the small things in life. We will not be able to find happiness in what is around us. Hard, inhospitable ground would symbolize a place devoid of love and faith. वेयर प्राइस इज नोन, अब ऐसी जगह है जहाँ पर हम अनफ्रेंडली फील करते हैं, वहाँ प्राइस तो हमें पता होता है बट नॉट द कोस्ट. According price and cost line, the poet says the cost is the monetary value of any commodity and price is the actual value that we attach to those commodities. Okay, that means cost तो सबको पता होती है but price is attached directly to our emotions and nothing can ever be found. Here the poet says that is you should be willing to accept whatever your loved one tells you. If you don't have this trust, then you will find that everything that you like in your life will seem to have fallen on hard unwelcome ground. That is, without faith there is nothing to keep this life beautiful. Without love or faith, everything you believe in seems to fall on the hard ground, break and become useless. When this happens, we are in a situation where we know the price of every single object in our lives but have no idea of what they cost to be in our life. The poet differentiates between price and cost. The price is the amount of money the objects were sold for, and the cost refers to all the factors that made that object special. If you become money minded and see only things from the point of view of their price, then you can never find any treasures nor can you appreciate them. I hope the poem is clear to all. Here in this video you can see the questions related with your poem, and here I have put all the answers of this back exercise also. You can take a screenshot. Okay. Thank you. Have a nice day.